नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज 71 बीपीएससी मेंस के दो पेपर हुए हैं, एक हिंदी का और एक निबंध का। यह निबंध का पेपर है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव निबंध जितने भी पूछे गए हैं वो सब हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, मेंस में प्रैक्टिस भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें से कई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉपिक हमने पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है और उसका प्रैक्टिस भी करवाया है बच्चों। जैसे प्रौद्योगिकी दो धारी तलवार, नवाचार और नियंत्रण के बीच संतुलन, मैंने करवाया हुआ है प्रौद्योगिकी जितना अच्छा उतना ही बुरा, इस प्रकार का टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। देखिए पहला टॉपिक क्या है, मानसिकता की शक्ति, मानव भाग्य को आकार देने में इसकी भूमिका। बहुत ही सुंदर टॉपिक। लिखने बैठें तो 10 पेज लिख सकते हैं, 20 पेज तक लिख सकते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में थोड़ा सा कठिन बनता ही है ये। जिनको नहीं लिखना आएगा उनके लिए बहुत पेपर कठिन था ये, बाकी के लिए पेपर कोई तुलनात्मक रूप से कठिन नहीं था, वैसा ही था जैसा पिछली बार आया हुआ था। मानसिकता की शक्ति का क्या तात्पर्य होता है। एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध। उससे पहले जो एक चंडाल अशोक था वो किस अशोक बदल जाता है, वो दुनिया का सबसे महानतम सम्राट बनता है। मानसिकता ही तो है जिसने उसके भाग्य को बदल करके रख दिया। देखने का नज़रिया ही तो किसी चीज़ को खास बनाता है, वरना दुनिया में कोई नई चीज़ तो है नहीं। हर चीज़ पहले न कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही है। तो सम्राट अशोक से शुरू करते हैं। उसके बाद से आप उदाहरण दे सकते हैं महात्मा गांधी का। यह एक ऐसा दौर जिस समय मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह और पावरफुल शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों का युग था। उस दौर में एक आदमी लाठी लेकर के आता है और कहता है कि हिंसा नहीं अहिंसा के राहों पर हमें चलना है। मानसिकता ही तो है, माइंडसेट ही तो है। और उस माइंडसेट के आमने सबने सरेंडर कर दिया कि इससे बड़ा हथियार कोई हो ही नहीं सकता है। आप उदाहरण ले सकते हैं माइंडसेट का, तो दशरथ माझी का उदाहरण लीजिए। शानदार जो माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा उठाया और एक छेनी उठाई और पत्थर तोड़ करके रास्ता बना दिया। माइंडसेट का ही था। सबको दिख रहा था कि ये पहाड़ कभी टूट नहीं सकता, रास्ता इधर से बन नहीं सकता, लेकिन उस एक आदमी ने अपने माइंडसेट का तात्पर्य होता है अपनी मानसिकता, अपनी सोच के आधार पर वहाँ से रास्ता बना दिया जहाँ से संभव ही नहीं था। इस प्रकार के शानदार उदाहरण दे सकते हैं। नेल्सन मंडेला का उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम का दे सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस का दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हुए हैं, अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, जिनके पैर कट गए थे लेकिन एवरेस्ट की चोटी की उन्होंने चढ़ाई की थी। किसी का पैर कट जाए तो वो सोच भी सकता है क्या कि एवरेस्ट चढ़ सकता है। जिनके पैर हैं, जिम जाते, वो भी एवरेस्ट चढ़ने की नहीं सोचते हैं गुरु। तो ये मानसिकता का ही खेल है। बहुत ही सुंदर सा निबंध है। लिखना शुरू कीजिएगा जिनको नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। प्रौद्योगिकी दो धारी तलवार, नवाचार और नियंत्रण के बीच संतुलन। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने यही वाला टॉपिक लिखा होगा, क्योंकि सबके पास भर भर के उदाहरण थे। प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस अच्छा या बुरा, प्रौद्योगिकी अच्छा या बुरा, कंप्यूटर अच्छा या बुरा, एआई अच्छा या बुरा, इस प्रकार का टॉपिक है ये। प्रौद्योगिकी दो धारी तलवार, नवाचार और नियंत्रण के बीच में संतुलन करना पड़ेगा। नवाचार और नियंत्रण। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। जैसे क्लाउड एक एआई प्लेटफॉर्म आया और उसके कारण से हज़ारों नौकरियां चली गई। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा कि भाई क्लाउड जैसे एआई का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। यानी कि हमें इनोवेशन को नहीं रोकना है, लेकिन इनोवेशन से होने वाले नुकसान को कहीं ना कहीं हमें रोकने का प्रयास करना है। तो नवाचार का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उससे मानव जाति का भलाई ही हो जाएगा। नवाचार समटाइम मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे क्रिस्पर और जीन एडिटिंग जैसी चीज़ें जो आई हैं, जिसके जरिए ऐसे जीव बनाए जा सकते हैं जो मानव जाति को, संपूर्ण पृथ्वी को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये नियंत्रण जो है उसको क्या करेंगी तो बिगाड़ देंगी। बैलेंस बिगड़ सकता है, मानव जाति के लिए संकट खड़ा हो सकता है। क्रिस्पर का तकनीक का उपयोग सही जगह पर भी हो सकता है, जैसे कई सारे कैंसर्स में हुए भी हो सकते हैं, जेनेटिक बीमारियों में भी हो सकते हैं। वहीं पर इसका उपयोग ख़राब चीज़ों के लिए भी हो सकता है। एक ऐसे जीव बनाने के लिए जिसका कोई काट ही ना हो, एक ऐसे वायरस बनाने के लिए जो संपूर्ण पृथ्वी पर
फिर से आपदा ला दे। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये नवाचार और नियंत्रण के बीच में संतुलन, प्रौद्योगिकी दो धारी तलवार। इस प्रौद्योगिकी में आप एआई की चर्चा करें, कंप्यूटर की चर्चा करें, क्रिस्पर की चर्चा करें, सैटेलाइट की चर्चा करें, तरह तरह के खुफिया सैटेलाइट्स और जासूसी सैटेलाइट, हथियारों से लैस सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन की चर्चा करें। ये सब जो हैं, परमाणु बम की भी आप चर्चा कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, तकनीक की ही देन है, लेकिन इसके फायदे के साथ साथ गंभीर नुकसान भी है। नेक्स्ट है व्यवहार में नैतिकता। क्यों नैतिक साहस केवल विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा कीजिए हमेशा ही निबंध के टॉपिक को। एथिक्स इन एक्शन, व्हाई मोरल करेज मैटर मोर देन ओपिनियन। मोरल करेज, नैतिक साहस जो है विचार से ज़्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि विचार एक सैद्धांतिक चीज़ है और करेज जो है, साहस जो है, वो उसको लागू करने का क्या है, तो प्रयास है। जैसे अहिंसा की नीति एक विचार है, नैतिकता का विचार है, लेकिन उसको ग्राउंड पर लागू करना वो ज़्यादा साहसिक कार्य होगा, जो गांधी जी ने किया था। अहिंसा का विचार जो है वो तो बहुत पुरानी चली आ रही है कि अहिंसा परमो धर्म, आज का तो नहीं है भाई, लेकिन उसको ग्राउंड पर लागू करना ये ज़्यादा साहस का काम होता है, जो नेल्सन मंडेला ने किया। जो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के बाद से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ब्लैक मूवमेंट में अमेरिका में करके दिखाया था। जो म्यांमार की, जब इससे पहले की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने करके दिखाया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नैतिकता केवल बोलने पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करने की चीज़ है, और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा साहस, ज़्यादा करेज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लागू करना ही तो चैलेंज है। प्रिंसिपल के आधार पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे ईमानदारी, बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा गया है आपसे। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी का चूरन सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन लागू करने की बात जब आती है तो वहीं पर तो आपको करेज चाहिए, वहीं पर तो साहस की आवश्यकता होती है। क्यों नैतिक साहस केवल विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है? इस तरह के शानदार शानदार उदाहरण देकर के आप समझा सकते थे कि अन्याय से लड़ने के लिए, असमानता से लड़ने के लिए, इनजस्टिस से लड़ने के लिए, जातिवाद से लड़ने के लिए, हिंसक जो तानाशाही प्रवृत्ति के शासक हुए हैं, जैसे कि कौन हो गए भाई, तो अंग्रेज़ शासक हो गए भारत में, उनसे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। या फिर अमेरिकन ब्लैक मूवमेंट की चर्चा कर सकते हैं, या फिर दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के मूवमेंट की चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पर यह ज़्यादा दुस्साहसपूर्ण रहा इसको ग्राउंड जीरो पर लागू करना। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 2-3 टॉपिक है ना, पहला तीसरा, ये सब टॉपिक इस निबंध को थोड़ा सा अलग बनाएंगे, वरना इतने ऑप्शन हैं ना, 12 में से 3 लिखने हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, लेकिन ये कुछ अलग सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है जिसको हमने पढ़ा है कितनी ही बार करेंट अफेयर में, और कितनी ही बार हमने आईआर में भी पढ़ा है। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक संकट में बढ़ते तनाव के प्रभाव। मैंने हमेशा ही बच्चों को पढ़ाया था, इंटरव्यू सेशन में भी सिखाया था, तनाव के प्रभाव जब भी आए तो कैसे प्रभावों को लिखना है। सबसे आसान तरीका क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले संकट की चर्चा कर देंगे, उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे कारण क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे कारण, उसके बाद से आएंगे प्रभाव। तो पहले आएगा सोशल, सामाजिक प्रभाव, फिर आएगा इकोनॉमिक प्रभाव, फिर आएगा क्या, पॉलिटिकल प्रभाव, फिर आएगा क्या, कल्चरल प्रभाव, उसके बाद से क्या आ सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव। यहाँ पर भारत शब्द की चर्चा नहीं है। मध्य पूर्व भू राजनीतिक संकट में बढ़ते तनाव के प्रभाव, हमेशा बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अब जैसे प्रभाव है, भारत शब्द की चर्चा नहीं है टॉपिक में, लेकिन मैं कह सकता हूँ 10 में से 4 बच्चों ने कम से कम एटलीस्ट केवल भारत पर प्रभाव लिख करके आए होंगे। भारत शब्द की कहीं चर्चा नहीं। मैंने निबंध लेखन में कितनी बार बच्चों को कॉपी में काटे हैं, निबंध 0 तक दिए हैं इसका चक्कर में कि जब तक टॉपिक में इंडिया शब्द की चर्चा नहीं है तब तक आप केवल उसको इंडिया तक बांध करके मत रखिए। इसमें कहीं पर भी इंडिया शब्द की चर्चा नहीं है, तो इसलिए आप भारत पर ही प्रभाव लेकर समग्र विश्व पर प्रभाव डालें। ठीक है, मानवीय प्रभाव हो सकता है, पलायन जैसी चीज़ें देखने को हमें मिल सकता है सारे हमने। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रभाव हो सकता है, धार्मिक प्रभाव भी होगा, धार्मिक कट्टरता कहीं न कहीं बढ़ेगा। सभी जगहों पर हमने इसका रिजल्ट भी देखा, कश्मीर से लेकर के और भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरता भी हमने देखी बढ़ती हुई, दोनों पक्षों का। तो ये क्या है, इसके प्रभाव हैं। लेकिन इसमें एक ही गलती कर सकते थे स्टूडेंट, जिसका स्कोप था वो क्या था भाइयों बहनों, तो एक ही चीज़ था क्या,
केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में लिख करके आ गए होंगे। सेकंड खंड पर आ गए हम लोग, क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, क्या मशीनें नैतिकता को समझ सकती? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, कैन मशीन अंडरस्टैंड मोरालिटी? क्या मशीन मोरालिटी को समझ सकते हैं? एक शब्द होता है जो मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले करंट अफेयर रिवीजन में, GAI, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तात्पर्य कि सामान्य बौद्धिक स्तर को जब प्राप्त कर लेगा AI, तब वो मोरालिटी भी सीख सकता है, क्योंकि हम उसे सिखा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, इसका ये भी हो सकता है कि मानवीय मूल्य में जो असमानताएं दर्शाई गई हैं, उसी डेटा का आधार पर तो AI को भी ट्रेंड किया गया है। AI भी उन्हीं मानवीय मूल्यों को मानेगा जो हमने उसे सिखाया है। जब हमारे मानवीय मूल्यों का ह्रास होगा तो AI के साथ हम मानवीय मूल्यों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आवश्यक है, लेकिन मानवीय मूल्य भी आवश्यक है। दोनों पहलू मैंने आपको बताए हैं। पहला पहलू जो बताया है मैंने कि अगर हमारा ही हैरासमेंट हो रहा होगा मानवीय मूल्यों में, तो AI को कैसे हम सिखाएंगे। सेकंड जो इसका पहलू होगा वो होगा ये कि मानवीय मूल्य हमें AI के ऊपर में हमें आज न कल लागू करना ही पड़ेगा, और अगर AI उस चीज़ को नहीं सीख रहा है तो हमें मानवीय मूल्यों के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या मशीनें नैतिकता को समझ सकती हैं? आज के दौर में तो नहीं समझ सकती हैं, लेकिन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब दौर आएगा तब निश्चित रूप से वो ये भी समझ सकती हैं। नैतिकता आवश्यक होता है। हम मशीनों से वैसा ही काम क्यों न लें जिसमें नैतिकता जैसी चीज़ों पर कोई डिसीजन न लेना पड़ता हो, जहाँ पर केवल यस और नो का डिसीजन हो, क्यों न वहीं पर काम लिया जा सके। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स था। इस अभी तक जितने भी निबंध किए उसमें 5वां टॉपिक सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा आपका। नया टॉपिक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, छठा, बहुत सुंदर आसान टॉपिक है, औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? जिन बच्चों को याद हो, कुछ दिन पहले करंट में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट निकोबार, याद है आपको? इसकी चर्चा कर सकते हैं। 4 धाम कॉरिडोर की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण का ह्रास कई सारे जगहों पर देखा गया। तो क्या कहा गया? औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी, हमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी को निभाते हुए औद्योगिक विस्तार करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसमें चर्चा कर सकते हैं, हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट की चर्चा कर सकते हैं, भारत सरकार के क्या क्या प्रयास है वो चर्चा कर सकते हैं, दुनिया भर के उदाहरण को शामिल कर सकते हैं, अमेजॉन के जंगलों का एग्जाम्पल को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी इस टॉपिक में भारत की चर्चा नहीं है। इस तरह के तमाम तरीके के उदाहरण शामिल कर सकते हैं जो भी कुछ आपने दुनिया में देखे हैं। औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी बढ़ जाती है, न कि कम होती है, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट हैं, कई सारे रेफरेंस हैं जिसकी आप चर्चा करके ये बता सकते हैं कि तमाम तरीके की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं वैश्विक शासन व्यवस्था में पीछे छूटती जा रही है औद्योगिक क्रांति के कारण। हालांकि आने वाले समय में ग्रीन चीज़ों को लेकर के, इको फ्रेंडली चीज़ों को लेकर के फंडिंग बढ़ी है। जैसे हाल ही में कॉप में विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के द्वारा फंडिंग का इंतजाम किया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो हमें औद्योगिक के साथ साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को लिखना पड़ेगा विथ रेफरेंस, दुनिया भर के रेफरेंस, विथ डेटा, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेम और ज्ञान एक सार्थक जीवन के 2 स्तंभ। एक के किसी के जीवन में से इन दोनों में से कोई एक चीज़ हटा दीजिए तो आपको निरर्थक जीवन जैसा प्रतीत हो सकता है। प्रेम और ज्ञान अर्थात क्या है? तो एक है भावना और एक है नॉलेज। लव एंड नॉलेज, द ट्विन पिलर्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का क्या मतलब होता है? भगवान बुद्ध जो कहते हैं उनके हिसाब से क्या है मीनिंगफुल लाइफ का मतलब? कि अपने ज्ञान का, अपने पूरे जीवन में, अपने धन संपत्ति से लेकर के ज्ञान विज्ञान, जो भी कुछ आप शिक्षण जो भी कुछ करते हैं, उसका मानवीय कल्याण के लिए उपयोग किया जाए, मानवीय भलाई, विश्व की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। सभी धर्मों का क्रक्स यही है। तो भलाई जैसे ही चीज़ें आती, वहाँ का क्या तात्पर्य? उसी का तो तात्पर्य प्रेम है कि सेंसिटिव तरीके से होकर के आप न केवल मानवीय अपने इर्द गिर्द बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर हर जीव जंतु के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, तब जाके आपका लाइफ मीनिंगफुल होता है। और नॉलेज के साथ में अगर प्रेम ना हो तो मीनिंगफुल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। केवल नॉलेज है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आप एटम बॉम्ब ही बनाएंगे अंततः, और उससे कुछ मानव जाति का तो भला
होने से रहा। केवल आपके पास नॉलेज है, प्रेम नहीं है, तो आप जहर बनाएंगे, न कि दवा बनाएंगे। यही तो अंतर होता है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो थोड़ी सी आध्यात्म की चर्चा, आध्यात्म मतलब फिलॉसफी, दर्शन की चर्चा कि किस धर्मों में क्या कहा गया इस चीज़ के लिए, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से उसके सकारात्मक उद्योग जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं और किस प्रकार से उसके नकारात्मक उपयोग जो हैं वो जीवन को मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे। वो कहीं ना कहीं पर्यावरण और अपने इर्द गिर्द की चीज़ें पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पैदा करेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। सबको पहले डिफाइन करना था, प्रेम को डिफाइन करना था, ज्ञान को, एक सार्थक जीवन का क्या तात्पर्य होता है उसको डिफाइन करना था, फिर तीनों को कनेक्ट करके लिखना था बंधुओं। नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, वेस्ट एशिया क्राइसिस से ही है। डॉलर निर्भरता में कमी, बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, जिसमें आप बता सकते थे सबसे पहली चर्चा ब्रिक्स की करनी है कि ब्रिक्स के देशों ने कहा है कि डी डॉलराइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। डॉलर व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज किया है। वहीं पर पेट्रोल डॉलर भी खतरे में पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल को डॉलर में बेचने के बदले अमेरिका ने खाड़ी देशों से कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे। यही तो कहा था अमेरिका ने कि आप पेट्रोल डॉलर में बेचो, बदले हम अपने बेस आपके यहाँ पर बनाएंगे और आपको सुरक्षा देंगे। तो ये भी अवधारणा टूट गई, किसी को सुरक्षित नहीं रख पाया। अबू धाबी से लेकर सऊदी अरब तक सभी जगहों पर बम गिरे, है ना। तो डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाइए। वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है उसको समझाइए कि राइजिंग इकोनॉमी जो है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रूस एंड ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना, इस प्रकार के जो देश उभर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं। आपके डॉलर में व्यापार करने की इनके आगे अब व्यवस्था नहीं रही। ये और भी माध्यमों से व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ ग्रुप के नाम आप लिख सकते, जैसे SCO, जैसे ब्रिक्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे भारत, रूस, चीन का नाम लिख सकते, RIC जिसे कहा जाता है, और फिर आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार से डी डॉलराइजेशन हो रहा है। लेकिन आपको पहले डॉलर की निर्भरता को समझाना पड़ेगा, फिर उसमें कमी जो आ रही उसको समझाना पड़ेगा, फिर बदलती आर्थिक व्यवस्था को समझाना पड़ेगा, फिर उसमें आने वाले चैलेंजेज, और फिर आगे की राह को आपको लिखना पड़ता है। ये क्या था आपका सब्जेक्टिव वाला जो 8 निबंध होता है उसका 8वां निबंध था। आसान टॉपिक माना जाए इसको? हाँ बिल्कुल आसान टॉपिक था, या कठिन में तो नहीं आएगा। बांदर की जनित अदरक के स्वाद, इसका क्या तात्पर्य हुआ अब आप तो समझ ही सकते हैं, है ना। इसका तात्पर्य ये होता है कि अज्ञानी या कम ज्ञान वाले मूर्ख व्यक्ति बहुमूल्य चीज़ों की वास्तविक वैल्यू को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत ही बहुमूल्य सा विचार है और वो आप वहीं किसी को सुना रहे हैं, तो उस विचार का कुछ नहीं करेगा, उस विचार पर भूजा खा जाएगा आपका और कुछ भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से जैसे नवीन टेक्नोलॉजी है, जैसे AI है, अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे व्यक्ति जो उसको समझ नहीं सकते हैं, जिनके काम का वो नहीं है, उनके समक्ष इनको ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि बंदर की जानित अदरक के स्वाद। इसका मतलब यही हो कि हीरा जो है उसका वास्तविक कीमत, वास्तविक मूल्य जो है एक जौहरी ही समझ सकता है। एजुकेशन का क्या प्रभाव होता है, क्या होता है एजुकेशन, ये जिनको प्राप्त होता वही समझ सकते हैं, या जो देते हैं वही समझ सकते हैं। फसल की क्या कीमत होती है ये किसान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। किसी साइंटिफिक रिसर्च का क्या मतलब है वो किसी साइंटिस्ट से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अर्थात क्या होता है कि ज्ञान और अनुभव का जो महत्व है वो सर्वोपरि होता है, और वो आपको सही जगह पर सही व्यक्ति के हाथ में सही नॉलेज लगने से ही बेनिफिट हो सकता है। इसका शाब्दिक तात्पर्य यही था, इसी को विस्तार से लिखना था कि सही तकनीक या फिर सही नॉलेज या फिर सही काम अगर सही व्यक्ति के हाथों में दिया जाए तो ही उसको समापन की ओर हम लोग ले जा सकते हैं। नहीं तो बंदर को अदरक का वैल्यू जो है वो नहीं पता होता है कि उसका स्वाद क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। इसी को कला संस्कृति के संदर्भ में भी लिख सकते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो कला या संस्कृति का मूल्य नहीं जानता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे कठिन BPSC बच्चों के लिए यही वाला सेक्शन होता है।
अधजल घैला छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है यह नुकसानदेह होता है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, मैक्सिमम बच्चों ने इसी को लिखा होगा। जेकर लाठी ओकर भैंस, इसका शानदार उदाहरण है वेस्ट एशिया क्राइसिस, कि ईरान ने बोला कि हम एटम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं बना रहे हो, उससे बोला नहीं बना रहे, बोला बना रहे हो, हम तुम पर अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ताकतवर हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपना डोमिनेंस स्थापित करना जान रहे होते हैं और वो अपना डोमिनेंस स्थापित हर जगह ही करने का प्रयास करते। इसका मतलब तो यही हुआ। अब इस का विस्तार से लिखिए, इतिहास से लेकर वर्तमान तक उदाहरण देते जाइए और लिखते जाइए दोनों पहलुओं को। नेक्स्ट है कि अकेला चना भार न फोड़ सकेला। इसका तात्पर्य सामूहिकता से होता है। सामूहिकता का मतलब क्या होता है कि भारी कामों को या बड़े कामों को करने के लिए अकेला इंसान काफ़ी नहीं होता है, अकेला इंसान से वो चीज़ संभव नहीं होता है। कभी कभी किसी बड़े सुधार के लिए पूरे समाज की आवश्यकता पड़ती है, समूह की आवश्यकता पड़ती है, सामूहिकता की आवश्यकता पड़ती, सामूहिकता की आवश्यकता पड़ती है। अकेले आप हर काम नहीं कर सकते हैं, टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है। इसका तात्पर्य यही एक अकेले चना भार न फोड़ सकेला, इसका तात्पर्य यही होता है। इसी को विस्तार से लिखना था। जिनका भी 73 बीपीएससी या 72 बीपीएससी है, भाइयों बहनों, पहले भी बहुत बार बोला है मैंने, बाद में तो बोलना मैंने छोड़ दिया क्योंकि बीपीएससी के बच्चे को प्रभाव कम पड़ता है जब तक पेड कोर्स उनके सामने ना आए। अगर आपको निबंध वाकई सीखना हो ना, तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना मेरी ना किसी और की, किसी की भी नहीं। एक ही चीज़ की आवश्यकता है, कलम, कॉपी और टॉपिक। किसी भी निबंध की किताब को खरीद लीजिए, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, इर्द गिर्द दिख रहा है वेस्ट एशिया क्राइसिस, जीएस छोड़िए, निबंध के रूप में हेडिंग बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। ईरान यूएस वॉर, हेडिंग बनाइए, निबंध लिखना शुरू कीजिए। जो आता है आपको लिख दीजिए, ना तो इंट्रो सोचिए, ना तो मेन बॉडी सोचिए, निष्कर्ष सोचिए, जो दिमाग में आ रहा है उसको लिख दिया। ऐसे ही शुरुआत होती है। हमने भी ऐसे ही शुरुआत की, हर बच्चे ऐसे ही शुरुआत करते हैं। लेकिन जो शुरुआत नहीं करते हैं वो तो फिर पिछले 2 साल से पेपर देख रहे हैं, इस बार ही पेपर देखेंगे, फिर पेपर देखेंगे, सोचेंगे इस बार तो पीटी के बाद निबंध फोड़ के रख देंगे। लेकिन फिर पीटी के बाद वो नहीं कर पाते हैं, पीटी के बाद फिर पीटी की तैयारी करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से लूप में बच्चे फंस जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर पिछले साल से कंपेरिजन करूँ तो कोई भी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पिछले साल जैसा ही पेपर है, बल्कि पिछले साल की तुलना में जीएस के सवाल जो हैं वो अधिक ही आए हैं। हर सेक्शन में एक आध जीएस के सवाल हैं जिसको बच्चे आसानी से हल कर सकते थे जो होशियार स्टूडेंट्स थे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।